वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वमन की क्रिया विधि के बारे में कि वमन को किस तरीके से कराया जाता है, उसमें क्या क्या स्टेप होती है, उसके पूर्व कर्म में क्या क्या कर्म कराए जाते हैं, प्रधान कर्म में किस प्रकार से उसके लक्षणों का निरीक्षण किया जाता है और पश्चात कर्म के अंतर्गत क्या क्या हमें ध्यान रखने योग्य बातें होती है। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास वमन क्रिया विधि। सबसे पहले वमन क्रिया विधि जो है वो 3 चरणों में विभक्त की जाती है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। अगर हम पूर्व कर्म की बात करें तो पूर्व कर्म के अंतर्गत संभार संग्रह, आतुर निरीक्षण और आतुर परीक्षा, ये तीनों पॉइंटों से हमें जो भी ध्यान रखने योग्य बातें होती है कि वमन से पहले पूर्व कर्म में हमें क्या क्या कर्म करने चाहिए या फिर उससे पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें संभार संग्रह। आवश्यक उपयोगी सामग्री परिचारक की व्यवस्था, अर्थात जो भी आपके वमन के लिए आवश्यक उपकरण है या फिर आपको जो भी चीजें चाहिए उसके लिए आपको उनको क्या करना, उनको इकट्ठा करना। आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था अर्थात गिलास, बाल्टी या फिर जो भी आपको वमन के लिए कपड़ा, तौलिया, गर्म पानी वगैरह जो भी आपको चीजें चाहिए उनको भी आपको इकट्ठा करना होता है। वामक औषधि की व्यवस्था करना, अर्थात जिससे आप वमन करा रहे हैं उसे, तो उस औषधि का क्या करना, एकत्रण करना। फिर आता है उपद्रव निवारण हेतु, यानी हो सकता है कि वमन कराते समय रोगी को किसी न किसी तरह का उपद्रव उत्पन्न हो जाए, साइड इफेक्ट हो जाए या किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न हो जाए, तो उस समय उसके निवारण के लिए भी हमें औषधि तैयार रखनी होती है। आवश्यक परिचारक, अब क्या होता है कि वमन कर्म कराने के लिए कुछ आवश्यक परिचारकों की आवश्यकता होती है कि इस कर्म में इतने परिचारक चाहिए होंगे। तो वमन कर्म के लिए जो परिचारक बताए गए हैं वो 3 से 4 परिचारक बताए गए हैं। तो ये जो आता है वो होता है संभार संग्रह। अब आता है आतुर परीक्षण, यानी हमें रोगी की कौन कौन सी परीक्षा करनी चाहिए या रोगी उसके योग्य है या नहीं है, इन सब के बारे में हम आतुर परीक्षण में बताते हैं। तो आतुर परीक्षण के अंदर सबसे पहले तो रोगी के वमन के योग्य एवं अयोग्य के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि रोगी जो है वो वमन के योग्य है या अयोग्य है। इसके अलावा रोगी के दोष, आयु, बल, सत्व, प्रकृति, कोष और आदि का विचार करना चाहिए, अर्थात उसका बल कैसा है, उसकी आयु क्या है, उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, तो इन सभी का भी हमें क्या करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। रोग अनुसार वामक योग तैयार करना, अर्थात उसे जिस तरीके का रोग हो रहा है उसके अनुसार आपको उसकी जो भी वामक योग है उसको आपको तैयार करना चाहिए। हर अलग अलग रोग के लिए अलग अलग वामक योग बनाए जाते हैं। रोगी के बल, रोग बल एवं अग्नि बल के अनुसार औषध देना चाहिए, अर्थात रोगी का बल कैसा है, वो कितना वामक योग का सेवन कर सकता है, इसके अलावा उसके रोग का बल कितना है और साथ ही उसके अग्नि का बल कितना है, क्योंकि जो भी वामक योग होगा वो आपके आमाशय में जाएगा, तो उसमें जो अग्नि अगर ज्यादा ही मंदा अग्नि हुई तो वो उस वामक योग को भी नहीं पचा पाएगा या फिर जो भी आपको क्रिया करनी वो नहीं हो पाएगी, तो वही हीन योग के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे जिससे अनेक उपद्रव उत्पन्न हो जाएंगे। तो हमें अग्नि बल, रोग बल और रोगी के बल, इन तीनों का भी हमें निरीक्षण करना चाहिए। और यदि हम तीनों का निरीक्षण सही ढंग से नहीं करते हैं या फिर अगर हम उसे अग्निबल से अधिक बलवान औषधि अगर रोगी को हम ग्रहण कराते हैं तो उसे अजीर्ण एवं विष्टम्भ जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। किसके कारण, अग्निबल से बलवान औषधि का हम सेवन कराएंगे। दूसरा, पुरुष बल का यहाँ तात्पर्य है रोगी जो है उसके बल के अनुसार। तो रोगी बल से यदि अधिक हम बलवान औषधि का सेवन कराते हैं तो ग्लानि, मध्य एवं मूर्छा, यानी उसे अरुचि हो सकती है, वो बेहोश हो सकता है या फिर उसे मध्य जैसी उत्पत्ति हो सकती है। तो ये हो गया रोगी बल। फिर आता है कि रोग के बल के अनुसार उसका रोग किस प्रकार का है, तो उसके अगर आप बलवान औषधि देंगे तो उसमें भ्रम जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है। अब आता है कि आपको कौन सी जो चीज है या कौन सी कल्पना है उस कल्पना को कितनी मात्रा में देना होता है। जैसे वामक योग की अलग अलग कल्पना होती है, किसी वामक द्रव्य को चूर्ण के रूप में दिया जाता है, किसी वामक द्रव्य को फांट के रूप में दिया जाता है, किसी वामक द्रव्य को कल्क के रूप में दिया जाता है। तो इन कल्पनाओं की अब अलग अलग मात्राएं होती है, तो वो मात्राएं क्या होती है वो देखते हैं। जैसे अगर हम कषाय एवं हीम की बात करें, क्वाथ या हीम की बात करें, क्वाथ या फांट की बात करें, तो इसकी जो मात्रा होती है वो लगभग 1 अंजलि, ठीक है, ये मात्रा होनी चाहिए। चूर्ण की यदि बात, अगर आपको वामक जो भी द्रव्य है वो चूर्ण रूप में आप रोगी को दे रहे हैं तो उसकी लगभग 3 से 5 ग्राम मात्रा होनी चाहिए। फिर आती है कल्क की। अगर हम कल्क की बात करें तो कल्क में 1 तोला यानी कि अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो लगभग 10 ग्राम। लेकिन यदि हम आयुर्वेद ग्रंथ की या पिछले प्राचीन समय की बात करें तो उस समय 1 तोला बराबर 12 ग्राम होता है। तो उस हिसाब से आपको कल्क की मात्रा कितनी देनी होती है, 10 ग्राम देनी होती है। और स्वरस की अगर मात्रा है तो स्वरस की मात्रा आवश्यकता अनुसार, जितना रोगी सहन कर सके, जितना रोगी ग्रहण कर सके, उसके अनुसार आप स्वरस की मात्रा दे सकते हैं। तो इस प्रकार से कल्पना के अनुसार आपको कितनी मात्रा कौन सी कल्पना
बना के देनी है, उसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। फिर आता है आतुर सिद्धता, यानी कि आतुर उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर है कि नहीं, उसके बारे में। जैसे सबसे पहले तो उसका स्नेहन एवं स्वेदन, उसको एक तरीके से तैयार करना, वमन के लिए तैयार करना। तो सबसे पहले उसका क्या कराया जाएगा, स्नेहन एवं स्वेदन कराया जाएगा। तत्पश्चात, जैसे हमने स्नेहन एवं स्वेदन में पढ़ा है कि सबसे पहले स्नेहन स्वेदन कराया जाता है, तत्पश्चात वमन आदि कर्म कराया जाता है। तो उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को वमन कराना है तो उसके लिए उसको सबसे पहले स्नेहन कराया जाएगा, अर्थात उसे क्या कराया जाता है, 7 दिन तक स्नेह पान कराया जाता है, 8वें दिन उसका अभ्यंग कराकर फिर स्वेदन कराया जाता है, तत्पश्चात उसे वमन कराया जाता है। तो इस प्रकार से पूरी एक स्टेप बाय स्टेप होता है। इसके अलावा उसे क्या करना चाहिए, एक रात्रि पूर्व कफ वर्धक आहार देना चाहिए। इसका कफ वर्धक आहार देने का इससे तात्पर्य ले सकते हैं कि वमन जो कर्म है वो कफ व्याधि के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि वमन जो है वो कफत जितनी भी व्याधियां होती है फिर कफ दोष के लिए वमन का प्रयोग किया जाता है। यदि हम उसे एक रात्रि पूर्व कफ वर्धक आहार जो है वो ग्रहण करवाएंगे, जो कफ है वो क्या होगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। जैसे हमने पंचकर्म की परिभाषा में भी पढ़ा कि पंचकर्म में क्या मेथड अपन यूज करते हैं, तो पंचकर्म में क्या किया जाता है, दोषों को उत्कृष्ट कराकर उसे प्राकृत मार्ग से बाहर निकाला जाता है, वो पंचकर्म कहलाता है। तो कफ वर्धक आहार देने का भी इसीलिए कहा गया है कि यदि आप उसे कफ वर्धक आहार देंगे तो कफ जो है वो क्या होगा, उत्कृष्ट होगा, और जब आप उसे वमन योग देंगे तो वो जल्दी से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए रोगी को एक रात्रि पूर्व कफ वर्धक आहार दिया जाता है। वमन कराने से पहले यवागु, घी या दूध, इस प्रकार का आहार जो है वो रोगी को दिया जा सकता है। इसके अलावा रोगी का हमें हौसला बढ़ाना है, उसके मानसिक रूप से उसे तैयार करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई पूर्व कर्म कि पूर्व कर्म में हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए। अब आते हैं हम प्रधान कर्म में, अर्थात वामक योग। जब आप उसे पिलाएंगे, वामक योग पिलाने के पश्चात वमन वेग आने तक की जो भी प्रक्रिया होती है वो संपूर्ण प्रक्रिया प्रधान कर्म के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे उसे आपने वामक योग पिलाया, उसके बाद उसमें जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके अंदर जो भी उसे उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं, इसके अलावा जब उसे वेग आ रहे हैं, वेग आना यानी एक तरीके से उल्टी करना, जब उसे वेग आ रहे हैं तो उस टाइम तक की जो भी कर्म होते हैं वो सारे प्रधान कर्म के अंतर्गत आते हैं। जैसे सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, वामक योग उसे पिलाएंगे या फिर वामक योग देंगे। अब जैसे एक उदाहरण के रूप में समझे, अलग अलग रोग के लिए अलग अलग वामक योग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम एक वामक योग का देखते हैं कि मदल फल चूर्ण 4 ग्राम या 4 भाग एक तरीके से, वचा चूर्ण 2 ग्राम, सेंधव लवण 1 भाग और मधु आवश्यकता अनुसार। तो इस प्रकार से इन चारों चीजों का क्या बनाया जाएगा, वामक योग बनाया जाता है। फिर क्या किया जाता है, फिर रोगी को पूर्व दिशा में मुख कराकर आरामदायक स्थिति में बैठाया जाता है। अर्थात वामक योग तैयार होने के पश्चात उसे पूर्व इस दिशा में बैठकर उसे क्या किया जाता है, आरामदायक स्थिति में बैठाकर उसे वामक योग पिलाया जाता है। वामक योग से पहले ध्यान रखने योग्य ये बात होती है कि वामक योग से पहले उसे आकंठ का अर्थ होता है कि कंठ तक उसे क्या पिलाया जाएगा, इक्षु रस यानी कि गन्ने का जूस जो है वो पिलाया जाएगा। तत्पश्चात उसे वामक योग देना चाहिए। इसके अलावा रोगी की नाड़ी, श्वसन गति, रक्तचाप आदि का भी हमें निरीक्षण कर लेना चाहिए, यानी उसके जितने भी वाइटल साइन है वो हमको उसका निरीक्षण करना चाहिए और जो भी उसके अंदर आ रहा है वो हमें नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर आता है वामक योग देने से लगभग 30 से 45 मिनट तक इंतजार करना। यानी आपने उसे वामक योग पिलाया है तो ऐसा तो नहीं है कि हैंड टू हैंड उसे वेग आ जाएंगे, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और लगभग 30 से 45 मिनट तक आपको इंतजार करना होता है। फिर क्या होता है कि 30 से 45 मिनट तक जब उसका इंतजार करने के बाद उसमें क्या होंगे, अलग अलग सिम्टम्स उत्पन्न होंगे। अब वो सिम्टम्स क्या क्या होंगे और उससे क्या क्या आपको पता लगेगा, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स है ललाट पर श्वेत बिंदु का आना। ललाट पर श्वेत बिंदु का अर्थ होता है कि आपका जो ललाट है वहां पर क्या होगी, पसीने की एक तरीके से श्वेत की बूंदें जमने लग जाएगी। तो इससे आपको क्या समझना है कि जो दोष है उनका क्या हो रहा है, विलियन हो रहा है। अर्थात जो दोष है वो कोनों से जहां पर भी है वो कहाँ आ रहे हैं, आपके आमाशय में आ रहे हैं, मतलब वहां के उसका पिघल रहे हैं एक तरीके से। तो इसका ये तात्पर्य हुआ। दूसरा आता है रोमहर्ष होना। रोमहर्ष यानी कि जब हमें ठंड लगती है तब जो गूस बम्स जो होते हैं वो निकलना, तो वो होता है रोमहर्ष होना। यानी कि जब रोमहर्ष जैसी स्थिति होगी तब आपको ये समझना है कि दोषों का स्थानांतरित हो रहा है, यानी कि दोष जिस जगह पर है उस जगह से वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है कुक्षी में आद्यमान, अर्थात रोगी को पूछकर अपन देखेंगे कि रोगी के कुक्षी में क्या होगा, आद्यमान जैसी उत्पत्ति, अग्निमांद्य जैसी उत्पत्ति, या फिर कहेगी एक तरीके से आमाशय में या फिर कुक्षी में गुदगुदी जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो उस समय आपको ये समझना है कि दोषों का कोष्ठ में जाना, अर्थात जो भी दोष विलीन हुए हैं
जो भी दोष स्थानांतरित हुए हैं वो क्या हो रहे हैं, वो अब एक जगह कोष्ठ में आ रहे हैं, यानी आपके आमाशय में आ रहे हैं, क्योंकि उसका प्राकृत स्थान तो आमाशय ही है कफ का। तो उस समय ये समझना चाहिए कि जो भी जितने भी दोष है वो सारे कोष्ठ में अर्थात आमाशय में आ रहे हैं। अगर लाला स्त्राव हो, यानी आपके मुंह में क्या हो, पानी जैसा होता है ना, वोमिटिंग से पहले अपने मुंह में लार बनती है, लाला स्त्राव होता है, पानी निकलता है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, लाला स्त्राव होने लग जाता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि अब वेग आने वाले हैं। ठीक है, दोष जो है वो ऊपर की ओर आ रहे हैं और कभी भी वमन वेग हो सकता है। तो ये 4 पॉइंट जो है वो अच्छी तरीके से हमें देखने होते हैं और याद भी ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब अगली हम, ये पूरा हो गया एक तरीके से आपको वमन आने वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो ऐसी स्थिति जब आ जाती है, जब लाला स्त्राव हो जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि रोगी को वमन पीठ पर बैठाकर, मतलब जहां पर भी उसे वमन कराना है उस स्थान पर बैठाकर उसके और हाथ को ऊपर से नीचे की ओर सहलाया जाता है। वमन वेग न आने पर स्वयं की या कमलनाल को कंठ में स्पर्श कराना। अर्थात क्या किया जाता है, कभी कभी रोगी को सब कुछ हो गया, चारों पांचों जो भी लक्षण है वो सारे उत्पन्न हो गए और जो दोष है, जो दोष है, हाँ जो दोष है वो मुख की ओर आ भी गए, लेकिन वो क्या है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, या तो स्वयं जो परिचारक है और या फिर स्वयं जो रोगी है उसकी जो भी उंगली है, 2 उंगली, उसको मुंह में आगे कंठ तक अपन डाल के देखेंगे, जिससे क्या होगा, उसे वेग आ जाएगा। या फिर कमलनाल जो होती है वो भी मुख में डाली जाती है, जिसके कारण वेग आ जाते हैं। रोगी की पीठ नीचे से ऊपर की ओर सहलाना और शंख प्रदेश को दबाना। शंख यानी ये वाला जो प्रदेश होता है उसको दबाना चाहिए। वमन वेगों को नोट करना। इसके पश्चात जब जितनी बार वमन आएगा उन वेगों को नोट करना है कि जितनी बार उसने उल्टी करी है उतने वेगों को आपको नोट करना चाहिए। और यदि हम इसकी बात करें कि वमन में कौन से कितने वेग आने चाहिए जिसे हम सम्यक मान सके, तो वमन के जो सम्यक वेग हैं वो कहलाते हैं 8 वेग, अर्थात रोगी को 8 वेग आने चाहिए। तब हम उसे समझेंगे कि उसका सम्यक वमन हो गया है, उसके जो भी दोष है वो संपूर्ण रूप से बाहर निकल गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि वमन वेग का निर्णय। अब किस प्रकार से, अगर वेग 8 आए हैं, कम आए हैं या फिर ज्यादा आए हैं, तो हमें किस टाइप का उसका कैसे हम उसको समझेंगे कि उसकी वमन ढंग से हुई है कि नहीं हुई है, या हीन योग तो नहीं हुआ है या अति योग तो नहीं हुआ है। तो वमन वेग का निर्णय हम इस प्रकार से करेंगे कि यदि उसके 8 वेग आए हैं, इट मीन्स उसका जो वमन है वो उत्तम प्रकार से हुआ है। और 8 वेग आने पर जो उसकी वमन की जो मात्रा होगी वो कितनी होनी चाहिए, लगभग 11 लीटर होनी चाहिए। यदि उसके 6 वेग आए हैं तो वो जो वमन होगा उसका मध्यम प्रकार का वमन हुआ है, और उस वमन में या उस 6 वेग आने पर उसके 9 लीटर वमन की मात्रा होनी चाहिए। फिर अगर 4 वेग आए हैं तो 4 वेग में हीन योग हुआ है और लगभग उसमें कितनी वमन की मात्रा कितनी रहेगी, 6.5। तो इस प्रकार से वमन वेगों का हमें निर्णय करना चाहिए। उसके पश्चात क्या अब आता है, ये सब तो हो गया प्रधान कर्म के अंतर्गत। वमन हो गया, उसे वमन वेग भी आ गए, अपने वमन वेगों का निर्णय क्या बोलते हैं, निरीक्षण भी कर लिया। अब आता है पश्चात कर्म। अब वमन जब उसे हो गया तब आपको क्या क्या कर्म करने होते हैं। तो सबसे पहले तो उसे क्या कराया जाता है, विश्राम कराया जाता है 15 से 20 मिनट तक। ठीक है, तत्पश्चात उसे धूमपान कराया जाता है, क्योंकि क्या होता है जब वमन वेग आते हैं तो आपका जो मुख होता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, या फिर ऐसा कहे कि अरुचि जैसी उत्पत्ति हो जाती है। तो उस समय रोगियों को क्या कराया जाता है, धूमपान कराया जाता है, जिसके कारण जो भी उसकी अरुचि है वो शांत हो जाए। उसके पश्चात उसे लघु आहार विहार का सेवन कराया जाता है। हाथ पैरों को शीतल द्रव्यों से धुलाया जाता है। ठीक है, शीतल द्रव्यों से अपने हाथ पैरों को, उसके भी हाथ पैर मुंह वगैरह जो भी है उसे अच्छे तरीके से धुलाया जाता है। 1 मुहूर्त तक उसे विश्राम कराया जाता है। तत्पश्चात उसे संपूर्ण उसके कपड़े वगैरह भी चेंज करने हैं तो वो करके, और उसे लगभग 1 मुहूर्त यानी कि 45 मिनट तक उसे विश्राम कराया जाता है। उसके पश्चात उसे लगभग 7-8 दिनों तक स्नेहिक और प्रायोगिक धूमपान के लिए कहा जाता है कि डेली स्नेहिक या प्रायोगिक आप धूमपान का प्रयोग करें। इसके अलावा अष्ट महादोष कर विषयों का त्याग करना, जैसा कि हमने पहले जो 8 महादोष है उनका त्याग करना चाहिए। रक्त क्षोभ, अति व्यायाम, इन सभी का हमें त्याग करना चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात ये तो हो गए कुछ जो है वो आपको फॉलो करने, लेकिन इसके पश्चात एक कर्म आता है इसके अंतर्गत, संसर्जन कर्म। संसर्जन कर्म का तात्पर्य होता है कि वमन के पश्चात आपकी जो अग्नि होती है वो क्या हो जाती है, अत्यंत मंद हो जाती है, जो आपके किसी भी प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में संसर्जन कर्म का प्रयोग कराया जाता है। अर्थात संसर्जन कर्म के अंतर्गत क्या कराया जाता है, रोगी को सबसे पहले लघुत्तर,
फिर लघुत्तम और फिर लघु आहार करके फिर उसे सामान्य भोजन पर लाया जाता है। तो इस प्रकार से उसकी अग्नि जो है वो सेटल हो जाती है। वरना अगर उसकी अग्नि बिल्कुल मंद हो जाती है वमन में और आप अगर उसे सामान्य आहार देंगे तो क्या होगा कि उसकी अग्नि और उसके ऊपर क्या एक तरीके से आप आग के ऊपर अगर आप ज्यादा से ज्यादा उबले डाल दो, जो भी उपले होते हैं वो डाल दो, तो आग क्या होगी, प्रदीप्त नहीं हो पाएगी। तो इस कारण से यहाँ पर संसर्जन करण के माध्यम से उसे उसे सामान्य आहार पर लाया जाता है। अब वो कैसे लाया जाता है, उसके लिए एक श्लोक है, पेया विलेपिम कृतम अकृतम यूषम रसम त्रिवित क्षेयश्च कर्मेण सेवत विशुद्ध काय प्रधान मध्यावर शुद्धि शुद्ध। अर्थात प्रधान मध्य एवं अवर शुद्धि वाले रोगी। प्रधान मध्य एवं अवर शुद्धि यानी कि उत्तम मध्यम हमने जो पढ़ा वेग के अनुसार 8 वेग 6 वेग 4 वेग, तो उसके अनुसार रोगी को क्रमशः पेया विलेपी अकृतयूष कृतयूष अकृत मांसरस कृत मांसरस का क्रमशः लगभग 3 2 और 1 अन्नकाल तक सेवन कराया जाता है। अर्थात उसकी जिस प्रकार से उसकी शुद्धि हुई है उसके अनुसार उसे इन चीजों का, कौन 5 चीजें, पेया विलेपी अकृतयूष कृतयूष अकृत मांसरस और कृत मांसरस, इनका प्रयोग कराया जाता है। ठीक है, जैसे अगर प्रधान शुद्धि हुई है, प्रधान शुद्धि यानी उसे 8 वेग आए हैं, तो उसे क्या कराया जाएगा, 3 काल तक पेयादि का सेवन कराया जाएगा। ठीक है, और अगर मध्य शुद्धि हुई है यानी उसे 6 वेग आए हैं तो 2 अन्नकाल तक पेयादि जो भी है उनका कराया जाता है। अवर शुद्धि हुई है तो उसे 1 अन्नकाल तक पेयादि का सेवन कराया जाता है। तत्पश्चात उसे क्या किया जाता है, सामान्य आहार जो वो नॉर्मली लेता है उस पर उसको लाया जाता है। इस प्रकार से उसकी जो भी अग्नि है वो संपूर्ण रूप से प्रदीप्त होना शुरू हो जाएगी और वो नॉर्मल जो अपनी लाइफ है उसको कर सकेगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।